दिव्यांगजन के बारे में सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज या दिव्यांगजन किसे कहते हैं। देखिए, आप मानिए कि कोई पर्सन है, जैसे इसका नाम है रामू। ये रामू जो है, अगर ये इफेक्टिवली अपनी जो काम है उसे नहीं कर सकता, तो ये दिव्यांगजन की कैटेगरी में आ सकता है। जैसे मतलब जो इफेक्टिवली पार्टिसिपेट ना कर सके सोसाइटी में इक्वली, तो उसे हम इस कैटेगरी में डाल सकते हैं। अब इसके पीछे हम 4 रीजंस को देखते हैं। मे बी रामू फिजिकली फिट ना हो, जैसे यहाँ पर आप इस लड़की को देख पा रहे हैं, इसकी लातों में कुछ परेशानी है, तो ये फिजिकल अपीयरेंस पे आ गया ना प्रॉब्लम। तो अगर फिजिकली कोई फिट ना हो तो वो भी इस कैटेगरी में आ जाता है, पर्सन विद डिसेबिलिटी। इसके अलावा अगर मान लीजिए कोई मेंटली फिट ना हो, मेंटली इन द सेंस कि किसी को डिमेंशिया है या अल्जाइमर है या वैसे ही कोई डिप्रेशन के कारण ठीक से मेंटली अपना जो काम है ठीक से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो वो भी सभी इसी कैटेगरी में आ जाते हैं। देन इंटेलेक्चुअली अगर कोई साउंड ना हो, इंटेलेक्चुअली साउंड होना ना होना इसको कैसे हम देखते हैं, तो शायद आपने एक मूवी देखी होगी तारे ज़मीं पे, तो दैट दर्शन सफारी बेसिकली यहाँ पर इस कैटेगरी में आ जाता है। देन सेंसरी इश्यूज, जैसे किसी को दिखता ना हो प्रॉपर्ली या रात को ना दिखता हो या किसी को सुनाई प्रॉपर्ली ना देता हो, कोई बोलने में प्रॉब्लम्स फेस कर रहा हो, तो वो सभी चीजें इसमें आ गई। तो इन टोटल जो कारण आपको सोसाइटी में कंप्लीटली पार्टिसिपेट नहीं करने दे रहे, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो मेंटल हो, इंटेलेक्चुअल हो या सेंसरी हो, इन सब के अगर कोई एक इन सब में से भी अगर कोई एक फैक्टर के ऊपर कोई पर्सन ढंग से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो उसे पर्सन विद डिसेबिलिटी या दिव्यांगजन की कैटेगरी में हम रखते हैं। अब यहाँ वर्ल्ड लेवल पे अगर हम बात करें, तो जैसे आपको पता होगा 7-8 बिलियन के आसपास हमारी पॉपुलेशन है वर्ल्ड की, तो इसमें से 15% जो पॉपुलेशन है वो डिसेबिलिटी का शिकार है। मतलब यूजुअली हम देखते हैं कि इनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या देखने को मिल रही है कि लाइक दे आर नॉट एबल टू परफॉर्म देयर पार्ट इन दी सोसाइटी। अब इसके कारण क्या परेशानियां आती हैं इनको, सबसे पहले उन्हें जानते हैं और फिर इंडियन पर्सपेक्टिव से हम देखेंगे। और इंडियन पर्सपेक्टिव में भी हम 2 अलग-अलग एरिया के बारे में बात करेंगे, अर्बन एंड रूरल एरियाज। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि क्या प्रॉब्लम्स पर्सन विद डिसेबिलिटीज फेस करते हैं, तो यहाँ पर आप देखते हैं कि एक सोशल स्टिग्मा इनके साथ अटैच है। मान लीजिए एक पर्सन है, वो ढंग से चल नहीं पा रहा है, तो कई बार आपकी फैमिली आपको उससे दोस्ती नहीं करने देती, तो सोशल स्टिग्मा के कारण आप क्या देखते हैं कि सोसाइटी में उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। अब डिस्क्रिमिनेशन के कारण उनको अपने आप से ठीक महसूस नहीं होता। जैसे एक पर्सन मान लीजिए अगर ठीक से नहीं चल पा रहा है या ठीक से बोल नहीं पा रहा है, अगर दुनिया उसका मजाक ना उड़ाए, उसके साथ कोई सोशल स्टिग्मा अटैच ना हो, तो शायद उसके अंदर कॉन्फिडेंस हो, वो कुछ बेटर कर सकता है अपनी लाइफ के साथ। लेकिन क्योंकि उसे हरास किया जाता है, बुली किया जाता है, इसकी वजह से आप ये देखते हैं कि एक्चुअल में उसका सोसाइटी में जो पार्टिसिपेशन लेवल है वो पहले से भी कम हो जाता है। तो वो आप एक चीज मान के चलिए कि एक सोशल स्टिग्मा अटैच होता है। मेरे को अपने बचपन की एक स्टोरी याद आ रही है, एक साथ में तो नहीं भी थी, बट यस आई वाज वाचिंग अ सीरियल। आपने शायद रामानंद सागर का कृष्णा देखा हो। वहां पर एक लेडी थी, उनके लाइक बॉडी में कुछ लाइक ऐसा था कि कुछ बना हुआ था, तो कृष्ण जी उन्हें सुंदरी बुलाते, तो वो उन्हें कहते हैं कि क्यों आप मेरे साथ उपहास कर रहे हो, मैं इतनी बदसूरत हूं। क्योंकि उनका अपने को लेकर जो नजरिया था वो था जो दुनिया उन्हें दिखा रही थी। फिर बाद में कृष्ण जी अपने हाथों से उन्हें ठीक कर देते हैं जादू से, मिरेकल से। अब यहाँ पर मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ, रियल लाइफ में ऐसे जादू होना बहुत मुश्किल है, बट स्टिल अगर हम किसी पर्सन के अंदर कॉन्फिडेंस डालते हैं ना, उसको लेके उसके नजरिए को ठीक करते हैं, लाइफ को लेके उसका पर्सपेक्टिव ठीक करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है इसमें कमी आ सकती है। अब क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है, तो ज्यादातर आप देखेंगे कि इनका एक्सक्लूजन होता है। जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन वगैरह या कुछ भी है, तो कई बार इन्हें लाइक इंक्लूड नहीं किया जाता, क्योंकि लोग इनसे घृणा करते हैं। जैसे ऐसा होता है कि मान लीजिए कोई पर्सन बचपन से ही ठीक से चल नहीं पा रहा, तो लोग क्या करेंगे, उससे घृणा करेंगे कि यार कैसा सा ये इंसान दिखता है या कुछ भी, उसके अपीयरेंस को लेकर कुछ भी वैसा होगा, तो इस वजह से सोसाइटी से वो एक्सक्लूडेड होते जाते हैं। अब इसकी वजह से आपको बहुत सी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, जैसे आप कई चीजों को एक्सेस नहीं कर पाते। अब एग्जांपल के तौर पे, अब जब आप एक्सक्लूजन का सामना कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप देखते हैं कि एजुकेशन के ऊपर इंपैक्ट आएगा। आप अपने पर्सनल एग्जांपल ला लीजिए, यहाँ पे आप कोशिश कीजिए कि यहाँ पर मान के चलिए कि एक पर्सन है जिसका नाम है रामू, रामू के साथ ये प्रॉब्लम चल गई। अब देखिए सोशल स्टिग्मा था, डिस्क्रिमिनेशन था, जिसकी वजह से वो सोसाइटी से अलग हो गया। सोसाइटी से अलग हो गया तो इसकी वजह से उसका एजुकेशन में पार्टिसिपेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब एजुकेशन में पार्टिसिपेशन अच्छा नहीं है, तो आगे चलकर इससे प्रॉब्लम आएगी कि आप एम्प्लॉयमेंट रेट में कमी देखोगे, तो एम्प्लॉयमेंट के चांसेस कम हो जाएंगे। अब दूसरी प्रॉब्लम, पहले ही वनरेबल है बिकॉज दे आर नॉट फिजिकली फिट या आप मेंटली फिट या ऐसी कैटेगरी में डाल रहे हैं, क्योंकि ऐसी प्रॉब्लम्स चल रही हैं इनके साथ, तो आप देखेंगे कि इनकी ओवरऑल हेल्थ के ऊपर भी बहुत सा इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है विद इन द सोसाइटी एंड विद इन द हाउस इटसेल्फ। तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे कि इनकी हेल्थ के साथ खिलवाड़ होगा। क्या, अगर मान लीजिए घर के अंदर इतनी अच्छी कंडीशन नहीं है जहां पर आप खाने के सभी के लिए अवेलेबिलिटी इंश्योर कर पाए, तो इनको सबसे कम खाना मिलेगा, तो जिसकी वजह से इनकी हेल्थ के ऊपर असर पड़ सकता है। तो यहाँ पर एक्सक्लूजन होने की वजह से हेल्थ और एजुकेशन की सर्विसेज नहीं अच्छे से अटेन कर पाएंगे, अवेलेबल नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण आप ये देखेंगे कि इनकी एम्प्लॉयमेंट रेट फर्दर और ज्यादा डिप्लीट होगी। अब एम्प्लॉयमेंट रेट कम हो चुकी है, तो इसके कारण आप क्या देखेंगे कि ये पॉवर्टी में चले जाएंगे। अब पॉवर्टी में होने के कारण क्या होता है कि अपनी फैमिलीज को भी बेटर सर्विसेज को प्रोवाइड नहीं कर पाते, जैसे एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, और जिसके कारण आप ओवरऑल देखते हैं कि ये पूरी फैमिली पॉवर्टी के विशेष साइकिल में फंस जाती है। अब यहाँ पर एक और चीज याद रखना, वैसे तो इनके लिए सभी चीजें नेगेट की जा सकती थी, बट क्योंकि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन नहीं देखने को मिलता है इनका, क्योंकि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं है इनके, तो इस वजह से आप ये देखते हैं कि इन्हें बहुत ज्यादा नेगलेक्ट किया जाता है। अब देखिए, अगर कोई पर्सन है लाइक पर्सन विद डिसेबिलिटी और वो जनरल कैटेगरी से है, तो फिर भी उसे हो सकता है कि डिस्क्रिमिनेशन कम देखने को मिले, बट अगर एससी, एसटी, मिनॉरिटी और वुमेन सेक्शन से अगर कोई हो, तो वहां पर ये जो लाइक एक्सक्लूजन है वो बहुत फोल्ड तक इंक्रीज हो सकता है। मींस इट कैन बी वेरी इंटेंस, क्योंकि उस पर्सन को उतना अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी आप देखिए कि जैसे एससी की बात कर लेते हैं, एसटी की बात कर लेते हैं, दे आर ऑलरेडी बिलो पॉवर्टी लाइन। अब मैक्सिमम आप देखेंगे कि इनकी पॉपुलेशन फॉरेस्ट प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंडेंट है, पॉवर्टी लाइन से पहले ही बहुत नीचे है। अब क्योंकि पॉवर्टी लाइन से नीचे है, तो ये पूरा नरिशमेंट वगैरह पहले ही अपने बच्चे को प्रोवाइड नहीं कर पाते, तो जनरली जो केसेस हैं इनमें जो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हैं वो ज्यादा इस पॉपुलेशन में देखने को मिलेगा। अब क्योंकि ये वनरेबल है, तो फर्दर अपनी पॉपुलेशन को और कम ऐसी चीजें अवेलेबल करवा पाएंगे, क्योंकि आप ये देखिए कि पर्सन विद डिसेबिलिटी कहीं ना कहीं और ज्यादा वनरेबल हो जाता है, बिकॉज देखिए एक तो उन्हें पहले एक्सक्लूड किया गया था सोसाइटी से, अब पर्सन विद डिसेबिलिटी है तो उसे और ज्यादा एक्सक्लूड कर दिया जाता है, तो जिसकी वजह से गवर्नमेंट की स्कीम्स वगैरह का प्रॉपर बेनिफिट इन तक पहुंच नहीं पाता, और यही कारण बनता है कि जिसकी वजह से आगे चलकर ये और ज्यादा एक्सक्लूडेड फील करते हैं। अब अगली प्रॉब्लम इससे साथ से ही जुड़ी हुई है, जैसे पॉलिटिकली ये इतने ज्यादा एक्टिव नहीं है, क्योंकि लाइक मैं ये कहूंगा कि कई बार ये वोटिंग करने में नहीं पहुंच पाते, प्लस पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी नहीं है इनका ना। आप देखते हैं कोई इंपॉर्टेंट कमीशन वगैरह कुछ ऐसी बॉडी बना रखी है कॉन्स्टिट्यूशनल, जिनसे इनको हेल्प मिल सके, तो यहाँ पर एक्चुअल में इनका सेफगार्ड करने के लिए कोई नहीं है, जिसके कारण आप ये देखते हैं कि जो आपके इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे आप बात कीजिए बड़े बड़े स्कूल कॉलेजेस की, वहां पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इनके अकॉर्डिंग नहीं है, मतलब वो इंस्टीट्यूशनल एपैथी जो है वो मिसिंग है। मान लीजिए एक पर्सन है जिसके अंदर कुछ प्रॉब्लम देखने को मिले, ही कैन नॉट वॉच। आप देखेंगे कि भारत के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उस तरह से डिजाइन ही नहीं किया गया जिनसे इनके लिए हेल्प हो। मींस वो रोड पार करने के लिए या रोड पे चलने के लिए इनके पास कुछ नहीं है ऐसा समाधान जिनसे ये एक्चुअल में इनकी हेल्प हो सके। तो यहाँ पर एक्चुअल में मैं क्या कहना चाहता हूँ कि इंस्टीट्यूशनली, क्योंकि ये पार्टिसिपेशन नहीं है इनका पॉलिटिकली, तो इंस्टीट्यूशनली भी आप ये देखते हैं कि इनके बारे में कुछ ज्यादा सोचता नहीं है, तो वहां पर एपैथी देखने को मिलती है।
अब जो स्कीम्स वगैरह आती हैं, अब क्योंकि इंस्टीट्यूशनल एपैथी वगैरह आप देख रहे हैं, तो स्कीम्स वगैरह को इंप्लीमेंटेशन करने में भी बहुत इशू रहता है। जैसे आप देखते हैं कि अक्सर गवर्नमेंट जैसे ट्राईसाइकिल बांट दी या कुछ ऐसी चीजें बांट दी जो इनको हेल्प करती है, बट वो सिर्फ और सिर्फ एक मार्केटिंग स्टंट होता है, हर टाइम नहीं आपको देखने को मिलता है। बट क्योंकि इनकी प्रॉब्लम जेन्युइन है और इंस्टीट्यूशनल एपैथी आपको देखने को मिलती है, तो इनकी जो स्कीम्स वगैरह हैं उसमें भी इंप्लीमेंटेशन में आपको कमी देखने को मिलती है, कई बार फंड्स प्रॉपर्ली यूटिलाइज भी नहीं किए जाते। लास्ट थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर, इनके पास पब्लिक स्पेस को एक्सेस करने के लिए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अब मैंने आपको सिर्फ एक ब्लाइंड पर्सन का एग्जांपल दिया था जिसकी आंखों में कुछ परेशानी है। आप देखिए कि कई जगह रैंप्स नहीं होती। अब जो पर्सन सीढ़ियां नहीं चढ़ सकता उसके लिए रैंप्स होनी जरूरी है या लिफ्ट हो, बट इंडिया में हर बिल्डिंग में ना लिफ्ट होती है ना रैंप्स होती है। आपको सबसे बड़ा एग्जांपल देता हूं रेलवेज का। रेलवेज में पर्सन को एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाने में बहुत परेशानी होती है। ऑल्दो कुछ मेट्रोपॉलिटन स्टेट्स में आप ये देखते हैं कि दे हैव अरेंज वो गोल्फ कार्ट टाइप सी कार्स हैं, बट हर जगह ये चीज अवेलेबल नहीं है और उस पर्सन को अगर अपने आप से रेलवे प्लेटफॉर्म को चेंज करना तो उसके लिए बहुत बड़ी परेशानी है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो पब्लिक स्पेस है उस तरह से नहीं है जिससे ये एक्सेस कर सके उसे। लास्ट चीज, वैसे तो आपको ये सभी चीजों के बारे में आप कॉमन पॉइंट है जो भी वनरेबल सेक्शन है उन्हें कभी भी उनके बारे में जो स्कीम स्टार्ट की जाती है उनके बारे में पता ही नहीं होता। अब क्योंकि उन्हें इस बारे में पता नहीं है तो एक्चुअल में वो उस चीज का बेनिफिट नहीं उठा पाते। तो यहाँ आपको याद रखना है कि दे डू नॉट हैव द अवेयरनेस अबाउट द गवर्नमेंट इनिशिएटिव एंड बिकॉज ऑफ व्हिच दे आर अनेबल टू गेट द एक्सेस ऑफ दैट पर्टिकुलर स्कीम या बेनिफिट। अब यहाँ अगर हम बात करें इंडियन पर्सपेक्टिव की, जैसे मैंने आपको कहा कि वर्ल्ड की पॉपुलेशन लगभग 7 से 8 बिलियन पर्सन के आसपास है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें सिर्फ 15%, सिर्फ तो नहीं कहूंगा बहुत बड़ा नंबर है, 15% ऐसे पर्सन है जो पर्सन विद डिसेबिलिटी की कैटेगरी में आते हैं। अब अगर इंडियन पर्सपेक्टिव की बात करें तो इंडिया में हम कहते हैं कि रफली हम 135 करोड़ के आसपास है। 135 करोड़ में से हमारे रफली 2% पॉपुलेशन पर्सन विद डिसेबिलिटी की कैटेगरी में आते हैं, यानी दिव्यांगजन है। अब यहाँ पर 2% का मतलब अप्रोक्सीमेटली 26 मिलियन लोग। अभी जो 26 मिलियन लोग हैं इसमें मैं आपको बता दूं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो अर्बन एरियाज में रहते हैं, ये लगभग 8 मिलियन के आसपास, लगभग एक तिहाई कह सकते हो आप, और इसमें से 2 तिहाई जो है वो रूरल एरियाज में रहते हैं जो कि लगभग आपके 18 मिलियन के आसपास है। अब इन दोनों सेगमेंट्स की भी प्रॉब्लम अलग अलग है। जैसे अर्बन एरियाज की बात करें तो यहाँ पर फिर भी कुछ इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर आपको मिल जाता है जिसकी वजह से आप फिर भी एक्सेस कर सकते हैं स्कूल्स को, कॉलेजेस को, हॉस्पिटल्स को या पब्लिक जो फैसिलिटीज वगैरह मिल रही हैं उन सबको। अर्बन एरियाज में ये फैसिलिटीज आप अवेलेबल कर सकते हैं, बट रूरल एरियाज में इतनी सुविधाएं नहीं मिलती हैं। वहां पर अगर आपको हॉस्पिटल भी जाना है तो मिनिमम 15-20 किलोमीटर का फर्क होगा डिस्ट्रिक्ट लेवल की कोई बढ़िया से हॉस्पिटल में और एक गांव में। तो आप ये मान के चलिए कि अर्बन एरियाज में और रूरल एरियाज में जो आपको दिव्यांगजन देखने को मिलते हैं दोनों की प्रॉब्लम अलग हो सकती है। अब देखिए, अर्बन एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर है, बट ये इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि दिव्यांगजन के लिए उपयोगी नहीं है, मतलब उनके अकॉर्डिंग नहीं है। बट रूरल एरियाज में तो इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। दोनों में फर्क है ना, एक जगह इंफ्रास्ट्रक्चर है आप उसे एक्सेस नहीं कर सकते, दूसरी जगह इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। तो आप दोनों केसेस को मान के चलिए कि दोनों की प्रॉब्लम्स अलग अलग हैं। बट हमारे यहाँ पर क्या होता है कि दोनों चीजों को एड्रेस करने के लिए वन साइज फिट ऑल पॉलिसी हम डाल देते हैं, जहां पर एक ही पॉलिसी चाहे अर्बन एरिया में हो कोई पर्सन, चाहे रूरल एरियाज में हम सेम पॉलिसी से उसे टैकल करते हैं। अब जैसे अगर हम देखते हैं जो गांव के लोग हैं वो फिर भी एक दूसरे से बहुत जुड़ के रहते हैं, एक दूसरे के प्रति प्रेम भावना है। शहरों में तो एक पर्सन दूसरे पर्सन की हेल्प तक नहीं करते। इवन इन केस ऑफ दिल्ली ले लीजिए आप या चंडीगढ़ हो, कोई भी सिटी हो, सिटीज में तो आपको पता नहीं पड़ोसी पड़ोसी कोई नहीं बुलाता। अब मान लीजिए अगर एक दिव्यांगजन को प्रॉब्लम है अर्बन एरिया में और कोई इमरजेंसी नंबर नहीं है वहां पे, तो इनके लिए प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो सकती है बिकॉज़ दे डू नॉट हैव द एक्सेस टू एवरीथिंग। बट रूरल एरिया में क्या होता है कि यहाँ पर जो जैसे घर जैसी बात होती है, हर कोई दूसरे पर्सन को जानता है, तो यहाँ पर वो सिंपैथी लोगों में है। अगर किसी पर्सन के साथ कुछ बुरा हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, तो वो तुरंत ही उसकी हेल्प करने के लिए आ जाते हैं। तो यहाँ पर ये फर्क देखने को मिलता है अर्बन और रूरल एरियाज में। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि दोनों एरियाज के लोगों की परेशानी अलग है, तो सोल्यूशन भी अलग होना चाहिए। अब जो हमारा सेंसस 2011 का था, इसमें यह कहा गया कि जो इंडिया में पॉपुलेशन हमें देखने को मिल रही है 26 मिलियन की दिव्यांगजन की, यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 27% लोग ऐसे हैं, यानी कि लगभग अगर हम बात करें इसका अंदर से 6 मिलियन के आसपास, 6 मिलियन के आसपास लोग ऐसे हैं जो 15 से 19 साल की कैटेगरी में आते हैं और इन्होंने कभी स्कूल अटेंड नहीं किया। इन्होंने क्या नहीं किया, कभी स्कूल अटेंड नहीं किया। तो आगे चलकर अनएम्प्लॉयमेंट रेट इनकी कैटेगरी में ज्यादा देखने को मिलेगा। बाकी चलो मान लो कोई वोकेशनल कोर्स वगैरह कुछ कर रहा है या किसी तरह से अपनी जिंदगी का गुजर बसर कर लेगा, बट अभी के लिए अगर हम बात करें ये जो 27% यानी कि 6 मिलियन के आसपास जो लोग यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, ये तो भैया उस कैटेगरी में आते हैं जो आगे चलकर हमारे डेमोग्राफिक डिविडेंड है। बट अगर ये डिपेंडिंग पॉपुलेशन की कैटेगरी में आ गए, जहां पर गवर्नमेंट को ज्यादा खर्च करना पड़ा इनकी देखभाल के लिए, उस कैटेगरी में आएंगे तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक ग्रोथ में रोक लग सकती है, कहीं ना कहीं कमी देखने को मिल सकती है। अभी हाल फिलहाल की बात करें तो 73.6% जो भारत में लोग रह रहे हैं डिसेबिलिटी के साथ वो आउटसाइड है लेबर फोर्स के। यानी अभी हमें क्या करना चाहिए, अगर हम बात करें इंडिया में अप्रोक्सीमेटली जितने भी दिव्यांगजन मिल रहे हैं उसमें से 70% अभी भी एम्प्लॉयमेंट में नहीं आते, तो हमें इनको इनके रिलेटेडली कुछ स्किल्स देनी चाहिए। जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट इन्हें सॉफ्ट लोन दीजिए, यानी कि 1-2% के ऊपर, और इनकी शॉप्स खुलवा दीजिए, जैसे किराने की हो सकती है या किसी और चीज की हो सकती है, फोटोकॉपी की हो सकती है, लेकिन स्मॉल बिजनेस इनका स्टार्ट कर ले। अब इसमें से उनको हम अलग कर देंगे जो मेंटली ठीक नहीं है। तो यहाँ आपको ये देखना होगा कि ये जो मेंटल इलनेस वगैरह देखने को मिलते हैं उन कैटेगरीज को तो हम यहाँ पर नहीं इंक्लूड कर सकते बिकॉज उनमें इस तरह के कुछ स्किल्स हम डाल नहीं सकते। तो मेंटल इलनेस के केस में हम उस चीज को अलग कर देते हैं। बाकी जो फिजिकली कुछ जिनमें इश्यूज देखने को मिलते हैं उनके लिए जिस तरह के स्किल्स उनको मिल सकते हैं, इजीली मिल सकते हैं, वो समझ सकते हैं, जिसमें उनका इंटरेस्ट हो, उनको हम अगर प्रमोट करेंगे तो इससे कहीं ना कहीं उनका एम्प्लॉयमेंट रेट इंक्रीज हो सकता है। अब अगर हम बात करते हैं इन 70% की ना, तो इस 70% में सबसे नेगलेक्टेड वो है जिनकी मेंटल हेल्थ थोड़ा चैलेंजिंग है। दूसरी चीज वो आ जाती है वुमेन्स जिनके अंदर डिसेबिलिटीज देखने को मिलती है। तो इन दो के साथ ही प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ सकती है। अब इसी में अगर आप SC ST को भी देखेंगे तो मतलब ये भी काफी ज्यादा नेगलेक्टेड नहीं है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा कहती है आपकी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की जो रिपोर्ट है वो कहती है ऐसा। अब गवर्नमेंट ने इनके वेलफेयर के लिए क्या कुछ किया है उसके बारे में जान लेते हैं। जैसे हमेशा मैं आपको एक प्रोग्राम के बारे में बताता हूं, सुगम्य भारत अभियान। सुगम्य भारत अभियान बेसिकली पार्ट है आपका एक्सेसिबल इंडिया प्रोग्राम का। एक्सेसिबल मींस क्या होता है, आप पर्टिकुलरली किसी भी चीज को एक्सेस कर सकें। तो यहाँ पर हमारा कोशिश ये है कि हम इनहेंस कर सकें जो भी एक्सेसिबिलिटी है बिल्डिंग्स की, चाहे कम्युनिकेशन की, इंफॉर्मेशन की, ट्रांसपोर्टेशन की या किसी भी तरह की एक्सेसिबिलिटी जहां पर प्रॉब्लम देखने को मिल रही है दिव्यांगजन को, हम उसको सॉर्ट आउट करेंगे। अब जैसे हम बात करते हैं, हमने भैया डिजिटल इन्फॉर्मेशन को डाल दिया। अब मान लीजिए डिजिटल इन्फॉर्मेशन को आपने डाल दिया, बट अभी उस इन्फॉर्मेशन को एक्सेस मैं नहीं कर पा रहा हूं बिकॉज मैं ब्लाइंड हूं। मान लीजिए अब क्योंकि मैं ब्लाइंड हूं, मैं उस इन्फॉर्मेशन के लिए एक्सेस नहीं कर सकता हूं, तो मेरे लिए तो एक तरह का रिस्ट्रिक्शन हुआ ना मैं बिल्डिंग को विजिट कर सकता हूं, ना मैं ऑनलाइन से एक्सेस कर सकता हूं। तो यहाँ पर कुछ इस तरह के प्रावधान लाने की जरूरत है जिसके थ्रू मैं एक्चुअल में गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स को तो एक्चुअल में एक्सेस कर सकूं। तो सबसे पहले हमें उसके ऊपर फोकस करना है और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर सबसे पहला फोकस रहता है हमारा। डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर अटेन करने के बाद हो सकता है कि बाद में से फर्दर एम्बिट को इसकी इंक्रीज करते हैं, एनहांस करते हैं। बट फिलहाल के लिए जो एक्सेस की बात करें डिस्ट्रिक्ट लेवल की चीजों पे कह रहे हैं। इसके अलावा दीनदयाल डिसेबल्ड रिहैबिलिटेशन स्कीम भी है एक हमारी। अब इसमें क्या है, हम यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज को प्रोवाइड कर सके सभी को। इक्वल अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या कि भैया आप सोशली बात कीजिए,
आप इकोनॉमिकली बात कीजिए या आप बात कीजिए पॉलिटिकली, वी आर ट्राइंग कि हम इक्वालिटी को इन तीनों स्फीयर में प्रमोट कर सके। अब यहाँ इनेबलिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने की हमारा फोकस रहेगा इस दीनदयाल डिसेबिलिटी रिहैबिलिटेशन स्कीम में, दीनदयाल डिसेबिलिटी रिहैबिलिटेशन स्कीम में। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली जैसे सोशल जस्टिस को और एम्पावरमेंट को प्रमोट करने के लिए हो सकता है कि जैसे स्कूल की एक्सेसिबिलिटी को इंक्रीज कर रहे हो। अगर मान लीजिए किसी को स्कूल तक पहुंचने में परेशानी आ रही है तो वहां पर व्हीकल्स की अरेंजमेंट करने की बात करते हैं। तो मींस ओवरऑल यहाँ पर रिहैबिलिटेशन के बारे में बात कर रहे हैं कि हम कैसे बेटर तरीके से अपनी स्कीम को स्ट्रीमलाइन कर सकें, जिससे हम उन्हें एम्पावर कर सकें सोशली, इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली, मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटी सभी स्फीयर में इन्हें मिल सके। देन असिस्टेंस टू डिसेबल पर्सन फॉर परचेजिंग स्लैश फिटिंग ऑफ एड्स एंड अप्लायंसेस स्कीम। अब यहाँ पर मान लीजिए एक पर्सन है राजू, ये राजू की टांग में कुछ प्रॉब्लम है, यानी कि चल नहीं सकता। अब मान लीजिए इसने ट्राइसाइकिल खरीदनी है या व्हील चेयर खरीदनी है, तो यहाँ पर गवर्नमेंट डिसेबल जो जरूरतमंद है उनको क्या दे रही है, कुछ लाइक फाइनेंशियल एड दे रही है। इसमें प्रोक्योरमेंट के टाइम पे हम देख रहे हैं कि कौन सा सोफिस्टिकेटेड ड्यूरेबल साइंटिफिक चीजों को हम इन्हें दे सके, जिससे इनकी लाइफ थोड़ी आसान हो सके। जैसे मान लीजिए राजू की मैंने कहा कि टांगों में कुछ प्रॉब्लम है, अब यहाँ पर सोलर पावर्ड अगर आपकी कोई व्हील चेयर हो जिसमें बैटरी वगैरह लगी हो और राजू को हाथ से भी उसको चलाने की जरूरत ना पड़े, तो दैट विल बी फार बेटर। तो हम यहाँ पर कोशिश ये कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कैसे उसे बेटर बना सके उनके एक्सपीरियंस को, उसके ऊपर हमारा फोकस है। मान लीजिए हियरिंग एड है, हियरिंग एड में कुछ नई टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट कर सके, कुछ एडवांसमेंट ला सके, तो उसके ऊपर हमारा फोकस रहेगा। देन डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी यानी दिव्यांगजन के लिए हमने प्रॉपर एक डिपार्टमेंट बना दिया। अब इस डिपार्टमेंट का काम क्या है कि वेलफेयर से रिलेटेड कोई भी काम हो इनके, मतलब कोई भी स्कीम्स वगैरह हो, उसके ऊपर हम यहाँ पर इस एस्टैब्लिशमेंट के थ्रू फोकस कर रहे हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट एक नेशनल पॉलिसी लेके आई थी, पूरा नाम है इसका नेशनल पॉलिसी फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी 2006। अब यहाँ पर आपको याद रखना है कि ये जो आपकी जो पॉलिसी है इसमें हमारा फोकस ये है कि हम इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकें, जहां पर हम इनके पार्टिसिपेशन को कहीं ना कहीं इंक्रीज कर सके सोसाइटी के अंदर। इसके ऊपर हमारा फोकस है, कुछ स्पेसिफिक मेजर्स और कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजी बनाई है जिसके थ्रू हम इस चीज को अचीव करना चाहते हैं और इनका सोशल इंक्लूजन को इंश्योर करना चाहते हैं। मींस अभी तक हम देख रहे हैं कि इनके सोसाइटी के अंदर पार्टिसिपेशन कम है, उस पार्टिसिपेशन को एनहांस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर फोकस किया इस पॉलिसी पे। देन मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर। अब जैसे आपको पता होगा कि अमूमन जो पर्सन देख नहीं सकते उनके लिए नोट्स को आइडेंटिफाई करना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है, और आजकल जिस तरह की डुप्लीकेशन चल रही है नोट्स की, उसकी वजह से तो थोड़ा प्रॉब्लम और ज्यादा एनहांस हो जाती है। तो यहाँ जो विजुअली इंपेयर्ड पर्सन हैं उनके लिए नोट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए 10 का है, 20 का है, 50 का है, 100 का है, एक ऐप बनाया गया है और ये ऐप डेवलप किया गया है आरबीआई के द्वारा। तो बेसिकली गवर्नमेंट इन फ्रंट्स पे तो काम कर रही है, ये तो हमें समझ में आता है। देन यहाँ पर एक्सेसिबल इलेक्शन एक कैंपेन रन किया गया था, और क्यों ये इंपॉर्टेंट है हम इसको समझते हैं। देखिए आप एक बात मान के चलिए कि अगर कोई इंसान पॉलिटिकली इंपावर है, यानी पॉलिटिकल ग्रुप्स उसकी वोट के लिए उसको कहीं ना कहीं रिझाना चाहते हैं, तो उस केस में इसकी बात सुनी जाएगी। तो यहाँ पर पॉलिटिकली इंपावर होना किसी भी सेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब जब हम पॉलिटिकली इंपावर्ड हैं तो इससे क्या होगा, इससे हमारी जो डिमांड्स हैं वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स का पार्ट बनेगी, और एक्चुअल में जो पॉलिसीज वगैरह बनेंगी वो उस अकॉर्डिंग होंगी जिस तरह की हमारी डिमांड होगी। तो इसी चीज को इंश्योर करने के लिए एक्सेसिबल इलेक्शंस का एक कैंपेन चलाया गया था इलेक्शन कमीशन के द्वारा, जहां पर वेरियस मेथड्स के थ्रू इनके वोट कास्टिंग को और ज्यादा सरल बनाया जा रहा था। अब जैसे ब्रेनली के बारे में आपको पता होगा, कुछ ऐसे डॉट स्ट्रक्चर रहता है, उभरा हुआ रहता है, जिसकी डॉट के पैटर्न के अकॉर्डिंगली लाइक जो ब्लाइंड पर्सन है वो रीड कर पाते हैं। तो यहाँ पर बैलेट यूनिट्स में हम इस तरह के ब्रेन सिग्नल्स को, ब्रेनली के सिग्नल्स को यूज करने की बात कर रहे हैं। देन पोलिंग स्टेशन में जाते हुए इनको वेट नहीं करनी पड़ेगी, क्यों? मींस अगर पर्सन विद डिसेबिलिटी दिव्यांगजन है, इन्हें अलग से कोई लाइन नहीं, कुछ नहीं। मान लीजिए एक पर्सन अभी वोट दे रहा है, इसके बाद तुरंत ही बाद इनका नंबर आ जाएगा, तो दे डू नॉट हैव टू वेट। अब इलेक्शन क्योंकि कई बार ये चल नहीं पाते हैं, एक्सेसिबिलिटी का प्रॉब्लम रहता है, तो यहाँ पर फैसिलिटेट किया जा रहा है व्हील चेयर्स को, ताकि ये व्हील चेयर्स के ऊपर बैठ के आराम से पोलिंग स्टेशन के अंदर तक पहुंच सके। और मान लीजिए कोई ब्लाइंड पर्सन है तो उसके केस में परमिट किया गया कि इसके साथ कोई कंपेनियन जा सकता है। जैसे मान लीजिए एक पर्सन था राजू, राजू की आंखों में कुछ प्रॉब्लम है, तो जो बाबू राव है, ये बाबू राव इसके साथ जा सकता है। तो एक्चुअल में यहाँ पर ये भी कहा गया। देन इसके अलावा जो पोलिंग पर्सन है उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है बकायदा कि भैया कैसे आप इनकी जो एक्सपीरियंस है वोटिंग का उसे और बेटर कर सके, स्ट्रीमलाइन कर सके। तो इन जनरल इलेक्शन कमीशन की कोशिश ये कि इनका पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बढ़े, ताकि इनकी वोट को लुभाने के लिए मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में और पॉलिसी मेकिंग में एक्चुअल में इनका पर्सपेक्टिव भी है, इनकी डिमांड्स भी है, सो दैट आने वाले टाइम में इनसे रिलेटेड जो भी मेजर इश्यूज हैं उनको हम एड्रेस कर सके, सॉल्व कर सके। यहाँ पर हमारा एम ये है कि जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज है उनका हम एक नेशनल डाटाबेस क्रिएट कर सकें, और इनको इस बेसिस पे एक आईडी कार्ड दिया जाएगा, सो दैट इनको चीजों को एक्सेस करने में इजी रहे, हर जगह इन्हें अपना सर्टिफिकेट लेके घूमना ना पड़े। मतलब आप सेंटर के डाटाबेस से देख सकते हैं, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वहां से भी कंफर्म कर सकते हैं। देन अर्ली इंटरवेंशन सेंटर स्कूल कहीं ना कहीं गवर्नमेंट फोकस कर रही है। अब यहाँ पर हम क्या करें कि हम इक्विप कर सके हर एक फैसिलिटी को अच्छे जो इंस्ट्रूमेंट्स, स्क्रीनिंग इंस्ट्रूमेंट्स उनसे, सो दैट जो रिस्क है, मतलब कि मान लीजिए अगर कोई स्टार्टिंग में अर्ली इंटरवेंशन के थ्रू ठीक हो सकता है तो हम उसको कहीं ना कहीं इंश्योर कर सकें। तो यहाँ पर स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फिजियोथेरेपी, बिहेवियरल थेरेपी, पैटर्नल और पीयर काउंसलिंग, इन सभी के ऊपर फोकस किया जा रहा है, ताकि इनके आसपास का एनवायरनमेंट भी हम ठीक कर सकें। और जैसे इनिशियल डेज में बंदा जब लाइक डिमोटिवेट हो जाता है लोगों की बात सुनकर, लाइक ताने सुनकर, तो उस चीज को अवॉइड कर सके और कहीं ना कहीं वो एक नॉर्मल लाइफ जी सके, इसके ऊपर गवर्नमेंट का फोकस है यहाँ पे। इसके अलावा आप एक इंस्टीट्यूट को या सेंटर को याद रख सकते हैं, इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी सेंटर। अब इसका काम क्या है? पहली बात तो मैन पावर क्रिएट करना जो साइन लैंग्वेज को जानती हो। अब अगर ऐसे ह्यूमन रिसोर्सेज हमें होंगे, हमारे पास होंगे, तो हम उसके यूज को भी प्रमोट कर सकते हैं, सो दैट जो टीचर्स वगैरह जैसे मान लीजिए किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू साइन लैंग्वेज अगर पढ़ाने की जरूरत है तो उस चीज को भी हम कैटर कर सकें, बिकॉज अभी हमारे पास ऐसा ह्यूमन रिसोर्स नहीं है। देन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड रिहैबिलिटेशन। अब ये इसका एम क्या है, पहले आप इसे समझिए। निमहर जो है ये, इसका एम ये है कि हम कैपेसिटी बिल्डिंग कर सके मेंटल हेल्थ रिहैबिलिटेशन में इंडिया की। अब इसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि जो डेवलपमेंट हो, जो लाइक जो हम प्रोजेक्ट को रन कर रहे हैं, ये कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन हो, मतलब कम्युनिटी इसमें पार्टिसिपेट करे और उस पर्सन को हम मेन स्ट्रीम में ला सके, और ताकि सक्सेसफुली हम उसे उसकी मेंटल इलनेस से उबार सकें। अभी क्या करते हैं, हम आइसोलेट करते हैं उस पर्सन को और फिर उसे ट्रीट करते हैं। आइसोलेशन में प्रॉब्लम क्या आती है कि एक्चुअल में वो पर्सन सोसाइटी के साथ अपना कनेक्शन लूज कर जाता है। अब ऐसे केस में जैसे ही उसे वापस सोसाइटी में डालते हैं तो ही फेस सर्टेन काइंड ऑफ चैलेंजेस। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि भैया हम कोशिश ये करें कि रिहैबिलिटेशन करेंगे बट कम्युनिटी बेस्ड हम अप्रोच के थ्रू, जिससे अगर मान लीजिए कोई भी परेशानी हो तो कम्युनिटी विल बी देयर टू हेल्प अस आउट। नेक्स्ट न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में आई है, वो भी कहीं ना कहीं जो प्रोविजन है आपके पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 के, उसके अंदर जो प्रोविजन है उसके साथ फाइन ट्यून में है। मींस यहाँ पर इंक्लूसिव एजुकेशन के ऊपर फोकस किया गया और इंश्योर करने की बात कर रहे हैं कि वी विल इंश्योर बैरियर फ्री एजुकेशन टू एवरीवन, एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, चाहे वो किसी कैटेगरी हो, एससी एसटी वुमेन या आप कह सकते हैं पर्सन विद डिसेबिलिटी, किसी भी कैटेगरी से गवर्नमेंट यहाँ पर कोशिश कर रही है कि उनको लाइक एजुकेशन का एक्सेस मिल सके, सो दैट आने वाले टाइम में इनके लिए प्रॉब्लम ना रहे। क्योंकि अभी क्या प्रॉब्लम है कि इनकी इंप्लॉयमेंट रेट इसलिए भी कम है क्योंकि इनकी एजुकेशन लेवल उतना अच्छा नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं कि इनके एजुकेशन के ऊपर वर्क कर रहे हैं, सो दैट आने वाले टाइम में इन्हें एजुकेशन के बेसिस पे काम भी मिल सके। अभी तक अगर हम बात करें, जैसे मैंने आपको कहा था यूडीआईडी कार्ड बना रहे हैं, अभी तक 70 लाख लोगों को
कार्ड बन चुके हैं और जिन्हें 700 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट में कहीं ना कहीं हमने इशू किया। अब अर्ली इंटरवेंशन सेंटर्स की बात करें तो 14 ऐसे सेंटर नेशनल इंस्टीट्यूट्स या कंपोजिट रीजनल सेंटर्स वगैरह में खोले गए, जैसे दिल्ली, देहरादून, लखनऊ, सुंदरनगर, पटना, भोपाल, ऐसे कई से ऐसे एरिया जैसे चेन्नई, नेल्लौर, कोझिकोड, ये सभी सब ऐसे आ जाते हैं। अब दिव्यांगजन के राइट को प्रमोट करने के लिए आप ये कह सकते हैं कि प्रॉपर हर गवर्नमेंट मेजर्स ले, या उस पर्सन को फिजिकली अगर किसी चीज को एक्सेस करना हो, ट्रांसपोर्टेशन को एक्सेस करना हो, इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करना हो, तो ये सभी तरह की सर्विसेज इन्हें मिल सके, इसके लिए इंटरनेशनल लेवल पे एक कन्वेंशन हुआ था जिसका नाम रखा गया यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ राइट एंड डिग्निटी ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। अब देखिए राइट क्या क्या चीजें प्रमोट कर रहा है और डिग्निटी क्या होता है, इसको आप समझेंगे तो आपके लिए चीजें काफी आसान रहेंगी। अमूमन आपने देखा होगा कि जब इन्हें एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाती तो लाइक भीख मांगना इनके लिए एक मजबूरी हो जाती है, या आप देखते हैं कि दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, असहाय महसूस करते हैं। तो कहीं ना कहीं इन सभी केसेस में पर्सन की डिग्निटी के ऊपर इंपैक्ट आता है। तो इसी चीज को हमें रिवर्स करना है। यहां पर हमारी कोशिश करेगी कि हम अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सके। अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने के लिए कुछ सर्टेन राइट और आपको गवर्नमेंट के ऊपर कुछ ऑब्लिगेशन लगानी पड़ेगी, यानी राइट इन्हें प्रोवाइड करने और ऑब्लिगेशन गवर्नमेंट के ऊपर है, जिससे एक्चुअल में इनको बेनिफिट मिल सके। अदरवाइज पॉसिबिलिटी बहुत कम है। अब इसी में आप देखते हैं कि जैसे यूपीएससी का एग्जाम है, यूपीएससी एग्जाम में भी कुछ परसेंट सीट्स रिजर्व्ड है पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए। तो ये क्यों है? बेसिकली इनको वो डिग्निटी की फील्ड दिलवाने के लिए। देन आपको पता होगा इंडिया सिग्नेटरी है डिक्लेरेशन ऑन फुल पार्टिसिपेशन एंड इक्वालिटी ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटी, जो एशिया पैसिफिक रीजन में हम प्रमोट करने की बात करते हैं। तो इस डिक्लेरेशन में भी इंडिया का पार्टिसिपेशन है। इसके अलावा इंडिया ने एक और फ्रेमवर्क साइन किया है जिसका नाम है बीबी काउ मिलेनियम फ्रेमवर्क। अब यहां पर राइट बेस्ड सोसाइटी की बात करते हैं, मतलब यहां पर किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, कोई भेदभाव नहीं है, यहां पर कोई बैरियर नहीं है और ये सोसाइटी इंक्लूसिव होगी। इसके ऊपर ये फ्रेमवर्क हमारा वर्क करता है। अब यहां पर आपको एक और चीज याद रखनी है कि कोविड-19 के टाइम पे भी कुछ सर्टेन सिचुएशंस थी जिसके बारे में गवर्नमेंट ने कुछ एफर्ट्स लिए हैं, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। जैसे आपको पता होगा कोविड-19 के टाइम पे जितनी भी एजुकेशन थी वो डिजिटली चल रही थी। अब डिजिटली चल रही थी तो विजुअली इम्पेयर्ड जो स्टूडेंट्स हैं, जो ब्लाइंड है, उनको देखने में बड़ा प्रॉब्लम आ रहा था। अब क्या होता था कि इससे उनकी एजुकेशन के ऊपर इम्पेक्ट पड़ रहा था। जैसे हाफ ऑफ द एनसीईआरटी बुक्स थी जो दीक्षा आपके प्लेटफॉर्म वगैरह पे अवेलेबल थी, वो ब्लाइंड पर्सन के लिए सूटेबल नहीं थी क्योंकि वो ब्रेनली या कुछ इस फॉर्मेट में नहीं है, तो जिसके कारण इन्हें परेशानी का सामना करना पड़ा। अभी रिसेंटली एजुकेशन मिनिस्ट्री ने ये नई गाइडलाइंस दी है जहां पर डिजिटल एजुकेशन के रिसोर्सेज को जो डिसेबल्ड पर्सन्स हैं उनके अकॉर्डिंगली स्ट्रीमलाइन करने की बात की गई है। यहां पर रिकमेंडेशन में ये कहा गया कि जितनी भी टेक्स्ट बुक हैं वो डिजिटली आप एक्सेसिबल बनाइए, फेज मैनर में होगा ये, और यहां पर ये मल्टीपल फॉर्मेट में हो सकती है। लाइक अभी तक हम देखते हैं कि पीडीएफ फॉर्मेट में होती है जो कि टेक्स्ट है। इसके अलावा हम ऑडियो फॉर्मेट में भी लाने की सोच रहे हैं, इसे वीडियो फॉर्मेट में भी लाने की सोच रहे हैं और साइन लैंग्वेज फॉर्मेट में भी लाने की कोशिश कर रहे हैं, सो दैट अगर आने वाले टाइम में भविष्य में हम डिजिटल एजुकेशन को भी प्रमोट करते हैं तो वहां पर जिन भी पर्सन्स की जो परेशानी है हम उसको दूर कर सकें। अब कंस्ट्रेन है इनके जो भी चीजें इंप्लीमेंट करने की हम बात करते हैं, इन सबको हम इंप्लीमेंट ढंग से क्यों नहीं कर पा रहे हैं, उन टॉपिक्स के बारे में हमें पता होना चाहिए कि व्हाट आर द लिमिटेशन जिसकी वजह से एक्चुअल में गवर्नमेंट इनकी हेल्प नहीं कर पा रही है। तो लिमिटेशन में सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि एक्यूरेट आइडेंटिफिकेशन मुश्किल हो जाती है। अब क्यों? देखिए इंडिया में जो पॉपुलेशन है वो इस चीज को छुपाने की कोशिश करते हैं, बिकॉज क्या है कि इंडिया में डिस्क्रिमिनेशन बहुत होता है, लोगों के साथ मजाक बहुत होता है, उपहास उड़ाया जाता है। जैसे मान लीजिए किसी पर्सन को चश्मा लगा हुआ है, उस चश्मे लगे हुए पर्सन को अक्सर क्लास में चश्मिश, बैटरी और अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। अब मान लीजिए अगर उसे चश्मा लगा भी हुआ है, वो उस चश्मे का यूज नहीं करेगा बिकॉज वो क्लास में एम्बैरस फील करेगा। तो जिसके कारण सोशल स्टिग्मा के कारण लोग आइडेंटिफिकेशन छुपाने की कोशिश करते हैं, वो अपने आप को उस कैटेगरी में लाने ही नहीं देना चाहते। इसके अलावा एक बात ये भी है, सेंसस के अलावा हमारे पास कोई पुख्ता डाटा नहीं है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि रेगुलर इंटरवल पे एक डाटा सेट हम क्रिएट कर सके ताकि जो इनके परेशानी है उसके अकॉर्डिंगली हम एक्ट कर सके। तो सेकंड चीज ये रहती है। अब यहां पर तीसरी प्रॉब्लम ये आ जाती है कि डिसेबिलिटी रिलेटेड इश्यूज वन डायमेंशनल नहीं है, यहां पर आपको मल्टी डायमेंशनल अप्रोच अपनानी पड़ेगी, और जो कि एक मुश्किल प्रैक्टिस रहती है क्योंकि हर जगह पर आपको देखने को मिलता है कि कोई ना कोई अवरोध देखने को मिल रहा है। तो वो भी एक चीज है। इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर की बात करें तो आप ये देखेंगे कि इनकी सपोर्ट के लिए कोई खास पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाने वाला इंस्टीट्यूशन हमारे पास है नहीं, तो वो कहीं ना कहीं एक मिसिंग जो एज है उसको हमें ठीक करना चाहिए। और उसके अलावा लास्ट चीज, जो भी इनकी स्कीम्स हैं उनको ऑप्टिमली हम कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, इंप्लीमेंटेशन पार्ट के ऊपर भी हमारा फोकस होना चाहिए। अब यहाँ एक बार डिस्कस कर लेते हैं एक एक्ट के बारे में, दैट इज राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016। अब इस एक्ट में क्या प्रावधान है? सबसे पहले तो ये गवर्नमेंट ने यहाँ पर एक कोशिश की थी कि हम अप्रोप्रिएट मेजर्स ले सकें जिससे हम इंश्योर कर सकें कि दे शुड बी इक्वल राइट। इक्वल राइट मतलब सबके लिए समान अधिकार हो फॉर एवरी पर्सन,
इंक्लूडिंग द दिव्यांगजन्स। तो पर्सन विद डिसेबिलिटीज को भी इसमें मतलब मेन स्ट्रीम सोसाइटी में इंक्लूड करने की बात की गई है। दूसरी चीज हमारा यहाँ पर फोकस रहता है कि कैसे ये अपनी लाइफ को डिग्निटी के साथ जी सके, इसके ऊपर फोकस है। तो डिग्निटी के साथ जीने के लिए सबसे पहले तो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के ऊपर भी हमें बात करनी होगी। तो मतलब ये पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, ये इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, एंड और तीसरा है रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट इन द सेंस कि सोसाइटी में लोग अच्छे से बोलचाल करें, उनसे इक्वली ट्रीट करें। तो ये हो गया सोशल। तो हम पॉलिटिकली, सोशली और इकोनॉमिकली यानी सोशल जस्टिस को यहां पर सिक्योर कराने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू दिस एक्ट। अब की प्रोविजन क्या है? पहली बात तो डिसेबिलिटी की जो डेफिनेशन है वो काफी इवॉल्विंग है, डायनामिक कॉन्सेप्ट है। तो यहां पर उसे डिफाइन करने की कोशिश की गई है। जो डिसेबिलिटीज के टाइप पहले 7 हुआ करते थे, उसे 7 से बढ़ाकर अब 21 कर दिए गए इस एक्ट के अंडर, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके अंडर हम कवर कर सकें। अब एजुकेशन फ्रंट की बात करें तो जो भी बेंचमार्क डिसेबिलिटीज हैं और 6 से 18 साल के बच्चों को अंदर आपको ये देखने को मिल रही है, तो उनके लिए राइट टू फ्री एजुकेशन है। मतलब दे हैव द एक्सेस टू फ्री एजुकेशन टिल 6 to 18। वैसे तो ये 14 साल तक के बच्चों के लिए था राइट टू एजुकेशन, बट इनके केसेस में 18 तक कर दिए। देन रिजर्वेशन दी गई है 5% सीट्स में, जिसे जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं या गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स हैं हायर एजुकेशन में। देन एक्सेसिबिलिटी की अगर बात की जाए तो गवर्नमेंट और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में इस बात पे स्ट्रेस दिया जा रहा है कि यानी कि एक टाइम बाउंड मैनर में आप कैसे इनकी एक्सेसिबिलिटी को इंश्योर कर सकते हैं अपनी बिल्डिंग पे, आपको उसके ऊपर भी फोकस करना है। देन गवर्नमेंट जॉब्स की बात करें तो 4% रिजर्वेशन दिया गया है गवर्नमेंट जॉब्स में, सो दैट इनकी इकोनॉमिक एम्पावरमेंट हो सके। फाइनेंशियल सपोर्ट की बात की जाए तो नेशनल एंड स्टेट लेवल पे फंड्स क्रिएट किए गए हैं, सो दैट इन पर्सनस की हेल्प के लिए जो भी फंड वगैरह की रिक्वायरमेंट हो वो दिया जा सके। एंड पेनल्टीज के भी प्रावधान है अगर कोई ऑफेंड करता है किसी पर्सन विद डिसेबिलिटी को, यानी कि अगर मान लीजिए कोई पर्सन ऑफेंस कमिट करता है किसी भी पर्सन विद डिसेबिलिटी के अगेंस्ट, तो उस केस में यहां पर सजा का प्रावधान भी रखा गया है। इसके अलावा स्पेशल कोर्ट्स की भी बात की गई है इस एक्ट में, जिसके थ्रू इनसे रिलेटेड केसेस को जल्दी से जल्दी डील किया जा सके। अब देखिए यहां पर कोशिश इस एक्ट में हमारी ये रही है कि हम कैसे डिस्क्रिमिनेशन को कम कर सकें। तो नॉन डिस्क्रिमिनेशन को प्रमोट करने के लिए ये एक्ट बनाया गया है। अब इसमें हमारा फोकस ये होना चाहिए कि कैसे हम फुल्ली एंड इफेक्टिवली पार्टिसिपेट करवा सके दिव्यांगजन को सोसाइटी में, और इस सोसाइटी को कैसे इंक्लूसिव बना सके ताकि इनके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन कम हो सके। अब ना केवल ये ह्यूमैनिटी की जिम्मेवारी है, बट इक्वल अपॉर्चुनिटी देना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी कहा गया है। एंड एक्सेसिबिलिटी को इंश्योर करके, यानी कि अगर हम एजुकेशन की बात करें या वेरियस अदर चीज़ों की बात करें, एक्सेसिबिलिटी को इंश्योर करके हम कहीं ना कहीं वो अपॉर्चुनिटी ही क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं इन सब के लिए। तो यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है आपके लिए, जो मैं आपको इस टॉपिक के एंड में दूंगा। बट अब हमारे पास 2-3 चीज़ें रह गई हैं और जिसके बाद हम इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे। पहली चीज़ तो क्या सजेशन आपको लगता है ऐसे जिसके थ्रू आप इनकी परेशानियों को कम कर सकते हैं? तो सबसे पहले तो बेसिक नीड के ऊपर आप फोकस कीजिए। मतलब आप रोटी कपड़ा मकान इन्हें प्रोवाइड कर दोगे तो उससे आप ऑटोमेटिकली इनकी आधी परेशानियां तो दूर कर दोगे। तो इसके ऊपर गवर्नमेंट को सबसे पहले फोकस करना चाहिए। देन इसके साथ साथ आप हेल्थ केयर के ऊपर भी फोकस कीजिए। हेल्थ केयर में क्या कर सकते हो? पहली चीज तो या तो आप कम्युनिटी सपोर्ट सिस्टम को अप्रोच कीजिए। कम्युनिटी सपोर्ट सिस्टम मींस कि कम्युनिटी में अवेयरनेस लेके आइए, कम्युनिटी को इन्वॉल्व कीजिए कि कैसे आप इनकी लाइफ को और बेटर कर सकते हैं, आप उसके ऊपर फोकस कीजिए। या आप इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप की भी हेल्प ले सकते हैं, जहां पर आप इन्हें इन्वॉल्व करके एक्चुअल में इनकी लाइफ को बेटर कर सकते हैं। इसके अलावा आप फैमिली को भी इन्वॉल्व करेंगे तो दैट विल बी फार बेटर। मीन्स आप पहले तो फैमिली को समझाइए, अवेयरनेस जनरेशन उनके लेवल पे, देन कम्युनिटी लेवल पे, एंड देन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। अब ये सब मिलके करेंगे क्या? देखिए रोटी कपड़ा मकान तो हमने प्रोवाइड कर दिया, हेल्थ केयर के ऊपर भी हमने फोकस कर दिया, बट वी हैव टू फोकस ऑन लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी। तो यहां पर इनके इनकम पार्ट के ऊपर वर्क करना होगा, और इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप इनकी मदद कर सकते हैं, जहां पर कुछ ऐसे स्किल्स इनके अंदर डाले जा सकते हैं जिससे इनको एक्चुअल में बेनिफिट मिल सके। देन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के ऊपर भी हमें फोकस करना चाहिए, जहां पर जॉब फेयर्स वगैरह में इनके ऊपर स्पेशल फोकस होना चाहिए। देन एजुकेशन और ट्रेनिंग प्रोग्राम में
इनको अप्रोप्रिएट एक्सेस मिलना चाहिए। जैसे हायर एजुकेशन की बात करते हैं तो हायर एजुकेशन में स्पेशली इनके ऊपर फोकस होना चाहिए अकॉर्डिंग टू देयर नीड और इनकी डिमांड के अकॉर्डिंगली। जैसे मान लीजिए डिमांड इन द सेंस कि एक विजुअली ब्लाइंड पर्सन है, अब मान लीजिए कोई साइंटिफिक रिसर्च की बुक है, इस पर्सन को चाहिए, अब यहाँ पर वो बुक ब्रेनली में नहीं आती, तो कैसे उसकी हेल्प की जा सकती है, हम उसके बारे में सोचें। वोकेशनल ट्रेनिंग के ऊपर हमें फोकस करना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको कहा 70% पॉपुलेशन अभी भी ऐसी है पर्सन विद डिसेबिलिटीज में जिनके पास रोजगार नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है। तो कैसे उन्हें एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं? इफ वी प्रोवाइड देम वोकेशनल स्किल्स। अब वोकेशनल स्किल्स जब आएंगे इनके पास तो इससे कहीं ना कहीं इनकी इनकम जनरेट होगी और ये अपने आप को पॉवर्टी से लॉन्ग टर्म के लिए बाहर निकाल पाएंगे। देन हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम इस तरह का इनेबलिंग प्रोविजन बनवा सकें जहां पर यूनिवर्सल एक्सेसिबिलिटी को हम सिक्योर कर सकें। अब जैसे ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर की बात करते हैं, इफ अ पर्सन विद डिसेबिलिटी हैज टू अप्रोच अ बस, अब आप कई बार देखते हैं कि बस अक्सर बस स्टॉप से आगे या पीछे रुक जाती है। अब अगर मान लीजिए उस पर्सन से भागा ना जाए तो क्या होगा? एक्चुअल में वो बस पकड़ ही नहीं पाएगा। तो यहां पर कैसे हम जो बैरियर्स हैं, जैसे एग्जांपल देना चाहूंगा मैं मेरे होम टाउन का, यहां पर आप देखते हैं कि लो फ्लोर बसेस हैं। लो फ्लोर बसेस क्यों हैं? बिकॉज हम ये चाहते थे कि जो मान लीजिए जो दिव्यांगजन हैं इनको चढ़ने और उतरने में परेशानी ना हो, जो एल्डरलीज हैं इन्हें बस में चढ़ने और उतरने में परेशानी ना हो। तो दैट्स व्हाई यहाँ पर लो फ्लोर बसेस का प्रावधान आप देखते हैं और सेम बसेस आपको दिल्ली में भी देखने को मिलती है। बट एक्चुअल में ये प्रावधान इस वजह से आया था क्योंकि देखिए जब आप किसी बस स्टैंड या बस स्टॉप पे हैं तब तो आप इजीली चढ़ सकते हैं बिकॉज वो प्लेटफॉर्म की हाइट उतनी होती है शायद। बट मान लीजिए अगर आप बस स्टॉप या बस स्टैंड पे उतर नहीं रहे हैं तो उस केस में प्रॉब्लम आ जाती है। कई बार बुजुर्गों को उतरते हुए चोट भी लग जाती है और दिव्यांगजन के लिए तो कई बार बहुत एम्बैरेसिंग सिचुएशन भी आ जाती है। तो इन केसेस में कैसे हम उनकी हेल्प कर सकते हैं, हमें उसके ऊपर फोकस करना चाहिए सो दैट एक्सेसिबिलिटी को हम इंश्योर कर सकें। अब यहां आपको मैं कुछ एक स्टेप बता रहा हूं 4-5, आप इसके बारे में सोचिए। पहले तो गवर्नमेंट शुड मूव टूवर्ड्स डिजिटलाइजिंग ऑल एग्जिस्टिंग मैनुअल सर्टिफिकेट्स। मींस जो अभी हम देखते हैं कि डिसेबिलिटीज के लिए सर्टिफिकेट्स दिए जाते हैं, अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि कई बार जब ये सर्टिफिकेट बनवाने के लिए इंसान जा रहा होता है, मान लीजिए एक पर्सन है राजू की, जैसे मैंने कहा कि टांगों में कुछ प्रॉब्लम है, तो यहां पर उसे बार बार चक्कर कटवाया जाता है हॉस्पिटल या मेडिकल एग्जामिनर के पास, जिसके कारण इसकी हरासमेंट होती है, अनड्यू हरासमेंट। अब यहां पर अगर हम डिजिटल फॉर्मेट में ही इसको सर्टिफिकेट देने लग जाएंगे तो बेटर रहेगा इनके लिए। दूसरी चीज, गवर्नमेंट शुड वर्क टुवर्ड्स अनलीशिंग द टैलेंट अमंग दिव्यांगजन। अब यहां पर अगर हम बात करते हैं टोक्यो 2020 पैरालंपिक्स की, तो आप देखेंगे कि हमने टोटल 19 मेडल जीते थे जिसमें से 5 गोल्ड थे। तो हमें यहां पर इसके ऊपर फोकस करना चाहिए। तो जैसे गवर्नमेंट ने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था दिव्य काल शक्ति, तो यहां पर फुल्ली फंक्शनल और एक्सेसिबल बनाना चाहिए और इनकी जो जैसे फाइन आर्ट्स वगैरह की रिलेटेड जो परफॉर्मेंस वगैरह होती है उसे भी हम यहां पर शोकेस कर सकते हैं। तो दे हैव अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, ऑल वी नीड इज कि इस पोटेंशियल को जो इनके अंदर लाइक कला है, इस पोटेंशियल को हम दुनिया के सामने ला सकें। अब जैसे शायद आपने सुना हो एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है स्टीफन हॉकिंस। अगर आपको नाम नहीं पता तो आप एक बार गूगल सर्च कर लेना स्टीफन हॉकिंग। आप अगर इनके बारे में जानेंगे तो इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत परेशानियां झेली हैं। ये STEPHEN है, HAWKING। स्टीफन हॉकिंग जो हैं ये बेसिकली फिजिक्स में महारत हासिल करे हुए एक प्रोफेसर हैं जिनको अगर मैं कहूं कि लाइक इनके जिंदगी में प्रॉब्लम बहुत थी बट इन्होंने उसे ओवरकम करके कहीं ना कहीं दुनिया की लाइफ को आसान बनाने की कोशिश की है। अगर हम ऐसे ही पर्सन्स को कहीं ना कहीं प्रमोट करें या आप ये देखिए कि उनके बारे में दुनिया को बताएं, जैसे खासकर मैं बात कर रहा हूं दिव्यांगजन्स को बताएं, तो इससे उन्हें बहुत मोटिवेशन मिल सकता है। तो हमें इसके ऊपर भी फोकस करना चाहिए। देन तीसरी चीज, हमें प्रिवेंटिव केयर के ऊपर फोकस करना चाहिए। प्रिवेंटिव केयर क्यों? क्योंकि देखिए अगर कोई बीमार होता है उसके बाद उसे ठीक करना थोड़ा हमारे लिए मुश्किल है। अब जैसे
केरला में ऑलरेडी हमने प्रिवेंटिव अर्ली केयर के ऊपर फोकस किया है, जहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग की जाती है ताकि जल्द से जल्द उनकी जो इन्फेंट है उसके अंदर कोई भी बीमारी देखने को मिलती है हम उसको एड्रेस कर सकें। अब इससे होता यह है कि कम से कम डैमेज देखने को मिलता है यूथ के अंदर, मीन्स कहीं ना कहीं उनका इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन को हम सिक्योर कर सकते हैं अगर हम उनके अंदर से जो डिफेक्ट्स हैं उनको एट द टाइम ऑफ बर्थ जल्दी से डिटेक्ट कर सकें। कई बार कुछ इलाज भी हो सकता है, तो उसके ऊपर हमारे को फोकस करना चाहिए। अब चौथी चीज जो आपको याद रखनी, दैट इज डिसेबिलिटी बजटिंग। अब देखिए, जेंडर बजटिंग तो आपने सुनी है, डिसेबिलिटी बजटिंग में मैं ये कह रहा हूं कि पर्टिकुलरली आप कोई स्कीम लॉन्च करते हैं, अलग से बजट ना निकालिए, आप कोई स्कीम लॉन्च करते तो पर्टिकुलरली इस सेगमेंट के लिए भी आप बजट में कुछ एलोकेट कीजिए। अब पांचवा और आखिरी चीज, टू ओवरकम द स्टिग्मा, जो ये अलग अलग स्टिग्मा इनके साथ जुड़े हुए हैं, इसको ओवरकम करने के लिए आपको अवेयरनेस जनरेशन के ऊपर फोकस करना होगा। अवेयरनेस जनरेशन में हमें क्या करना होगा कि हम लोगों को एजुकेट करें इनकी परेशानियों के बारे में, जिससे लोग काफ़ी सेंसिटिव हो सकते हैं, और या आप क्या कर सकते हैं, करिकुलम में भी इस चीज़ को ऐड कर सकते हैं। अब इससे रिलेटेड एक मैगजीन इस साल मई में भी पब्लिश हुई थी, जिसको आप पढ़ सकते हैं, योजना मैगजीन में आर्टिकल आया था इससे रिलेटेड, तो दैट यू कैन रीड। तो कहीं ना कहीं उसको भी मैंने इसके अंदर ऐड किया है, आप बाकी इससे रिलेटेड डाटा आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अब देखिए, वे फॉरवर्ड में हम ये कह सकते हैं कि इनकी परेशानियों को समझने के लिए, यानी कि जो अभी तक इंस्टीट्यूशनल एपैथी आपको देखने को मिल रही थी उसे सिंपैथी में कन्वर्ट करना होगा, तो इसके लिए इनकी रिप्रेजेंटेशन इंस्टीट्यूशंस में बढ़ानी होगी। अब इसको कैसे बढ़ा सकते हैं आप, या तो आप रिजर्वेशन दीजिए पहली चीज, या आप गवर्नमेंट को कहिए कि कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस बनाएं जिनमें इनकी रिप्रेजेंटेशन हो और वो गवर्नमेंट की पॉलिसी मेकिंग में हेल्प कर दें। अब एग्जाम्पल के तौर पे जैसे वुमेन्स के लिए नेशनल कमीशन है, SC, OBCs, STs, इन सब के लिए नेशनल कमीशन है, तो वाई नॉट फॉर फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन, आई विल से रादर रीफ्रेज इट, हम कहेंगे इसे दिव्यांगजन, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा। अब यहां आप एक चीज समझ के चलिए कि आप जब अपनी GDP का कुछ पर्टिकुलर हिस्सा इनके ऊपर खर्च करने लगेंगे और इनकी बीमारी के ऊपर R&D या उनकी लाइफ कैसे आसान कर सकते हैं उसके ऊपर खर्च करेंगे, तो इससे फार बेटर रिजल्ट मिल सकते हैं। तो दैट इज द वे फॉरवर्ड। नाउ लेट अस टॉक अबाउट वन इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसके बारे में आज हमारे पास 5-10 मिनट हैं जिसमें हम बात कर लेते हैं इसके बारे में। दैट इज पॉवर्टी एंड सोशल जस्टिस। कैन यू टेल मी व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन पॉवर्टी एंड सोशल जस्टिस? देखिए, पॉवर्टी जहां पर एग्जिस्ट करती है वहां पर कभी भी सोशल जस्टिस एग्जिस्ट नहीं कर सकता। अब रीजन बीइंग, जहां पर पॉवर्टी एग्जिस्ट करती है वहां पर इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन देखने को मिलता है। अब क्यों? मान लीजिए एक पर्सन 2 दिन से भूखा है, अब उसे रोटी चाहिए। अब रोटी के लिए अगर सामने वाला पर्सन उसे कोई भी काम करने को कहेगा तो ही विल बी विलिंग टू डू दैट। अब यहां पॉवर्टी प्राइम दुश्मन है, जिसके कारण आप ये देखते हैं कि सोशल जस्टिस को आपको सिक्योर नहीं कर सकते हैं किसी भी सोसाइटी में। नाउ हाउ दिस थिंग वर्क, लेट मी टेल यू। आपको सबसे पहले यह समझना होगा कि इकोनॉमिक फ्रंट पे अगर कोई डिसेबल्ड पर्सन है, मींस इन द सेंस कि अगर इकोनॉमिक डिसेबिलिटी देखने को मिल रही है किसी पर्सन के अंदर कि उसके पास पर्याप्त पैसा नहीं है, तो वो अपनी एजुकेशन के ऊपर खर्चा नहीं कर सकता, ना अपने बच्चों की, देन ना अपने हेल्थ केयर के ऊपर इतने अच्छे से ध्यान दे सकते हैं। तो इन दोनों की वजह से उसकी एम्प्लॉयमेंट रेट के ऊपर भी इंपैक्ट आएगा। मतलब यहां पर मैं सिर्फ उस पर्सन की बात नहीं कर रहा हूं। जैसे मान लीजिए ये आपका राजू है, राजू को अभी हम देखते हैं तो ही इज बिलो पॉवर्टी लाइन। अब क्योंकि ये बिलो पॉवर्टी लाइन है तो ही विल नॉट बी एबल टू फाइनेंस द एजुकेशन एंड हेल्थ ऑफ हिज वार्ड, मतलब अपने बच्चों के खर्चे नहीं उठा पाएगा। अब क्योंकि हेल्थ और एजुकेशन के ऊपर इंपैक्ट आएगा बच्चों की, तो इसकी वजह से उनकी एम्प्लॉयमेंट रेट जो फ्यूचर में हमें इंक्रीज करना था उसके ऊपर भी इंपैक्ट आएगा, बिकॉज अच्छी एजुकेशन नहीं है तो जॉब नहीं मिल पाएगी। अब चलो एजुकेशन नहीं है तो बंदे में स्किल हो सकता है, अब मान लीजिए ना स्किल है ना एजुकेशन है, तो एम्प्लॉयमेंट मिलना काफी मुश्किल हो जाएगा। अब क्योंकि एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाएगा तो फर्दर आने वाली जनरेशन भी इसी विशियस साइकिल में फंस जाएगी। तो लेट अस सी क्या प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है पॉवर्टी के केस में। वी विल डिस्कस अबाउट एवरी एंगल। नाउ फर्स्ट थिंग, लेट अस टॉक अबाउट इकोनॉमिक एंगल। तो यहां पर यू विल सी
कि अगर पर्सन पॉवर्टी के अंडर है, मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन आ रहा है, तो ही विल नॉट बी एबल टू हैव दी डिसेंट लिविंग स्टैंडर्ड्स, यानी कि लिविंग स्टैंडर्ड्स के ऊपर असर पड़ेगा, जिसकी वजह से एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ लाइफ डिक्लाइन करेंगे। मतलब यहां पर जैसे अमूमन आप देखते हैं कि 60 से 65 के बीच में, मतलब 65 से 70 के बीच में इंडिया में एक्सपेक्टेड ईयर्स हैं लाइफ के, तो वो घट जाते हैं बिकॉज यू डू नॉट हैव द लिविंग स्टैंडर्ड्स, तो उसकी वजह से वो प्रॉब्लम आ सकती है, पहली चीज, क्योंकि हेल्थ केयर वगैरह के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है, तो लिविंग स्टैंडर्ड्स आपको कम देखने को मिलेंगे। अब यहां पर अगर लिविंग स्टैंडर्ड्स कम है तो आप ये देखेंगे कि दो धड़े डिवाइड होंगे, दैट विल बी हैव और हैव नॉट के। हैव और हैव नॉट के कैसे मींस, आप एक चीज देखिए कि अगर जैसे मैं बात करता हूं अंबानी की, अंबानी का घर एक स्लम एरिया में लोकेटेड है, एक्चुअल में उसके आसपास स्लम एरिया पड़ता है, मतलब ये तो नहीं कहूंगा कि स्लम एरिया में ही है, बट उसके आसपास स्लम एरिया देखने को मिल जाता है। अब जो ये जो स्लम एरिया में लोग रह रहे हैं, अब इन्होंने बहुत गरीबी देखी है, अब ये सामने अंबानी के घर को देखते हैं, तो एक तरह से वो एनवी डेवलप होगी, जेलसी डेवलप होगी, और जब वो चीज आएगी तो सोसाइटी में क्लैश इंक्रीज होंगे। अब अगर सोसाइटी में क्लैश इंक्रीज होंगे तो आप ये देखेंगे सोशल टेंशन जो है ओवरऑल सोसाइटी में वो इंक्रीज करेगी। तो जब भी आप देखते हैं बहुत ज्यादा इंक्रीज होती है पॉवर्टी में, इन एवरी पॉलिटिक्स यू विल सी कि एक सोशल मूवमेंट स्टार्ट होती है, और उस सोशल मूवमेंट में आप चेंज देखते हैं। अब इसका मैं एग्जांपल दे सकता हूं आपको, आप चाहे फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम की बात करें, आप चाहे लाइक इंडिया में आज़ादी की बात करें, जब तक हमारी रोटी पे नहीं बनी, मींस हमारे पास खाने को ढंग से चीज़ें आ रही थी, तब तक तो हमने रिवोल्ट नहीं किया। पर जब हमें लगा कि यार दे आर चोकिंग अस इकोनॉमिकली और हमारी जेब पे बहुत डीप इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो एक्चुअल में तब हमने अंग्रेजों को भारत से भगाने की सोची। देन प्रीवियस गवर्नमेंट की अगर हम बात करते हैं, तो लोगों ने तब तक एजिटेट नहीं किया जब तक लोगों को ये नहीं दिखा कि इस गवर्नमेंट में इतने स्किल्स नहीं है कि दे कैन हैंडल दी पॉवर्टी इशू। तो यहां पर आपको यह समझना होगा कि जब भी किसी सोसाइटी में बहुत ज्यादा बेरोजगारी और पॉवर्टी देखने को मिलती है, तो वहां पर सोशल रजीम में चेंज देखने को मिलता है, मतलब सोशल टेंशन देखने को मिलती है, और जिसकी वजह से पॉलिटिकल रजीम में चेंज देखने को मिलता है। मींस अगर सोशल टेंशन इंक्रीज होगी, जैसे मैं आपको अभी का एग्जांपल देता हूं, पॉवर्टी पाकिस्तान में बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, अगर बाकी कंट्रीज ने आके पाकिस्तान की हेल्प नहीं की तो पाकिस्तान में सोशल टेंशन इंक्रीज होगी, लोग आर्मी के अगेंस्ट ही रिवोल्ट कर सकते हैं। मींस वहां पर तो लाइक मैं ये तो नहीं कहूंगा कि टेक्निकली कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट है, मैं तो यही कहूंगा कि वहां पर आर्मी का ही रूल चल रहा है टेक्निकली बोले तो। अब क्योंकि लोग रिवोल्ट करेंगे तो सोशल टेंशन इंक्रीज होगी बिटवीन आर्मी और चाहे नॉर्मल पर्सन की बात करें या पुलिस और नॉर्मल पर्सन की बात करें। अब अगर ऐसा होगा तो वहां पर आप देखेंगे कि पॉलिटिकल चेंज आएगा। अब जब पॉलिटिकल चेंज आएगा तो इससे क्या होगा, या तो उसको अच्छे की तरफ ले जाएगा या बुरे की तरफ ले जाएगा, डिपेंड्स अपॉन किस तरह का लीडर मिलता है किसी सोसाइटी को। बट एज आई सेड मेनी अ टाइम, आई हैव सेड यू दैट कि अ लीडर इज एज गुड एज द पॉपुलेशन इटसेल्फ। तो आपको यहां पर यह समझना होगा कि जितनी अच्छी पॉपुलेशन होगी, जिस तरह की पॉपुलेशन होगी, उसी तरह का लीडर होगा। और आपको पता है कि पॉपुलेशन वहां की कैसी है, दे आर नॉट दैट मच एजुकेटेड एंड लाइक आप ये कह सकते हैं कि रिलीजियस प्रैक्टिस से ड्रिवन है वो स्टेट। तो वहां पर लाइक ऐसा है कि लोगों की साइंटिफिक अप्रोच नहीं है लाइफ के प्रति, और जिसके कारण आप ये देखते हैं कि लाइक जो वहाँ की रूलिंग जो पार्टीज होती हैं, या आप ये कह सकते हैं कि पॉलिटिकल पावर होती हैं, वो एक्चुअल में अकॉर्डिंग टू जो पीपल्स विश है उसके अकॉर्डिंगली उसे रूल करता है। अब जब पावर्टी होगी ना, तो यू विल सी कि सोशल क्राइम्स वगैरह बढ़ जाएंगे। जैसे लाइक अगर हम बात करें, जो बिलो पावर्टी लेडीज होंगी या लड़कियां होंगी, उनको ह्यूमन ट्रैफिकिंग के रैकेट्स में फंसाए जाने की कोशिश की जाएगी। देन मेडिकल रैकेट्स में ये लोगों का एक्सप्लॉयटेशन होगा। अब ऐसा मैं कैसे कह सकता हूँ, मैं ऐसा इसलिए कह सकता हूँ कि इनकी किडनीज को जो रिच पीपल होंगे वो खरीदने की कोशिश करेंगे, इनके लंग्स लीवर सब कुछ बिकेगा भैया। लेकिन बात यहाँ पर ये आती है क्योंकि ये गरीब है इसलिए बिकेगा, अगर ये वेल ऑफ फैमिली से होते तो शायद ऐसी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती। इसके अलावा यहाँ पर जो बच्चे हैं उनको भी या तो क्रिमिनल एक्टिविटीज में इंक्लूड किया जाता है, या आप ये देखते हैं कि उनको भीख मांगने के प्रोफेशन में डाल दिया जाता है, जहां पर उनके लाइक हाथों को काट दिया जाता है, कई बार आंखों को फोड़ दिया जाता है। तो ऐसी घटनाएं देखने को मिलती है। तो एक्चुअल में यहां पर इन सभी चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, पॉवर्टी।
अब इससे आगे फर्दर हम डिस्कस करेंगे बट आने वाली क्लास में, जहां पर हम देखेंगे कि पॉवर्टी होती क्या है। एक्चुअली आज हमने एक ओवरव्यू लिया है इसका, इस टॉपिक को फर्दर कंटिन्यू करेंगे बिकॉज मेरे को नहीं लगता कि आज के क्लास में ये टॉपिक कंप्लीट हो पाएगा। 15-20 मिनट का टॉपिक है जिसमें हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि पॉवर्टी होती क्या है। अब जैसे पॉवर्टी अगर मैं आपको डिफाइन करना चाहूँ सिंपलेस्ट वर्ड में, तो एक ऐसा फिनोमेना है जहां पर लोग अपनी बेसिक नीड को पूरा ना कर सके। जैसे रोटी कपड़ा मकान लोगों की बेसिक नीड है, लोग उसे ही ना फुलफिल कर पाए, इसे कहते हैं पॉवर्टी। अलग अलग कंट्रीज में डेफिनेशन अलग अलग हो सकती है। जैसे कई यूरोपियन कंट्रीज में अगर पर्सन अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर सकता तो उस केस में वो पॉवर्टी के बिलो है। देन कुछ कंट्रीज में अगर पर्सन कार नहीं अफोर्ड कर सकता तो वो बिलो पॉवर्टी है। बट अकॉर्डिंग टू एवरी कंट्री दैट कैन वेरी। बट एक चीज है, वर्ल्ड बैंक का कहना है कि अगर एक इंसान एक दिन में $1.2 के आसपास अगर नहीं अर्न कर सकता तो दैट मींस वो बिलो पॉवर्टी आता है। अब इंडिया में दो तरह से हम पॉवर्टी को कैलकुलेट करते हैं। एक लाइक कितने रुपए की मील खा के पर्सन सर्वाइव कर सकते हैं एक दिन को, हम उस अकॉर्डिंग भी देखते हैं, मतलब मनी के फॉर्म में कि इतना पैसा अगर कोई पर्सन शहर में कमाता है तो ही इज अबव पॉवर्टी। तो कुछ मनी मॉनेटरी बेसिस पे भी देखते हैं और कुछ एक हम चीजें देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कैलोरी। तो दोनों बेसिस पे हम इन चीजों को कैलकुलेट करते हैं। बट इसके बारे में हम कल बात करेंगे। वी विल टॉक अबाउट तेंदुलकर कमेटी एंड ऑल, तो सुरेश तेंदुलकर एंड ऑल। अब यहाँ पर मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ कि पॉवर्टी टॉपिक के बारे में आप बेसिक नॉलेज को कलेक्ट करके लाएंगे कल के लेक्चर में, एंड इसको हम पढ़ेंगे। एंड इसके अलावा जो हमारे रिमेनिंग टॉपिक है हम कोशिश करेंगे कल के लेक्चर में कंप्लीट कर लें, अदरवाइज एक लेक्चर और लग सकता है। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।